नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइस, एनटीपीसी सीपीटी 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं जो अपने 2025 में 47 शिफ्ट में हुए थे ग्रेजुएट लेवल के। 47 में से 28 शिफ्ट मैंने करवा दी है आपको, और उन सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, और इन सबकी पीडीएफ मैं रोज मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, वीडियो में एंड तक बने रहना है, और कोई भी आपका डाउट रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। देखिए, आज का जो पेपर है अपना, वो है 17 जून को, जो अपनी शिफ्ट 3 हुई थी उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 7:14 समानुपात में है 8.7 अनुपात x, तथा 5:35 समानुपात में है 7:y, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई अपन को पता है, देखिए x अपन को निकालना है, तो बीच वाली दोनों संख्याओं को इंटू करके जो पहली संख्या है उसका भाग लगा दो। ठीक है, चतुर्थानुपाती ऐसे निकालते हैं। कैसे? बीच वाली दोनों संख्याओं को इंटू करके। तो देखिए x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14 × 8.7, और बट्टे में आएगा 7। और इसका अनुपात अपन को बताना है किससे? y से। तो y भी कैसे निकलेगा? बीच वाली दोनों संख्याओं को इंटू करो, वे 7 को 35 से इंटू करो, और भाग दो किसका? 5 का। ठीक है, काट पीट के इसको रेशियो में चेंज कर लो। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप इसको काटोगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लो, 5×7 = 35, और आपका देखो 7 से ये 10 बार, 7 से ये 2 बार, दो दो से तो कटेगा नहीं, और 87 तो आपका 29 थी, 87 होता है, मतलब ये अब आपका देखो ये 2 से कटेगा एक बार, ये 5 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 87.77, 49, 49 को याद है आप 5 से इंटू करते हो, 7×5 = 35, या 49 को 5 से इंटू कर लो, 9×5 = 45, 4, और 5×4 = 20, और 4×24 कितना आ जाएगा? 245। तो क्या अनुपात आ जाएगा एक्स और वाई का? 87:245 आ जाएगा, और अपना ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, देखो तार का आयतन, तार होता है उसको आप बेलनाकार मानते हो। ठीक है, तार जब भी आपको दे तो उसको बेलनाकार मानना है, और बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाना है। क्या होता है भाई? बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी है आपको 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7। आर व्यास देखिए अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 6 की आधी कितनी? 3। तो 3 × 3, और एच आपको दे रखा है, लंबाई दे रखी है कितनी? 56 मीटर, तो 56 आपका क्या हो जाएगा? एच आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑप्शन वो आंसर अपना आ जाएगा। देखिए 11 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है, और 3 का मल्टीपल भी होगा। तो देखो आपका ये 3 के मल्टीपल तो है भाई, देखो 11 का मल्टीपल 8 और एक 9, 5 और 4 9, 7 और एक 8, 8 5 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और एक 9, और 8 और 5 13, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और आपका ये 10 में से 5 जाता है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, या करो तो देखो कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है इसमें। देखो क्या है, 8×2 = 16, 16 नाम 144, 144 को यदि अपन, अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका? सेंटीमीटर। भी जीरो कहाँ से आएगा इसमें? आयतन ज्ञात करना है ना? 5 तो है ही नहीं, तो जीरो कहाँ से आएगा? चलो एक बार 144 को मैं किससे इंटू करती हूँ? 11 से इंटू करती हूँ। तो ये आएगा, देखो 4 4 8,
ये 5 और 1, 1584 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन इसने कर रखा है, जीरो जीरो भी लगा रखा है। भाई जीरो जीरो क्यों आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में ये दिया है और सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, गलती से टाइप हो गया कि एक बार देख लेती हूँ मैं। देखिए भाई, क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर से गलती क्या हुई थी भाई, यहाँ पे या तो ये मीटर में देना था, किसी भी एक को मीटर में देना था और उसको सेंटीमीटर में ही दे दिया। ठीक है, यदि सेंटीमीटर में ही होते तीनों तो आपके लास्ट में जीरो नहीं आते। लेकिन यहाँ पे या तो आपकी लंबाई आपके किस में है, मीटर में है, या फिर आपका देखो व्यास तो आपका सेंटीमीटर में होगा, शायद लंबाई यहाँ पे क्या थी आपकी, मीटर में थी। तो ये 56 मीटर होता तब आपका क्या होता, इसको सेंटीमीटर में चेंज करते तो आपका 2 जीरो आता। देखो व्यास तो आपका क्या हो न, क्या मीटर में नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि व्यास को यदि मीटर में लेते तो लास्ट में आपके 4 जीरो आ जाते। तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते तो स्क्वायर हो रहा है ना आर का, तो ठीक है। तो यहाँ पे गलती यही थी कि यहाँ पे 56 मीटर था और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया था। ठीक है भाई, तो अपना ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद में रुपए 7,500 हो जाते हैं। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई कोई राशि है, मैंने कल भी बताया था, यदि आपको मिश्र धन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, वो दर दे रखी है, वर्ष दे रखा है, तो देखिए, और उस केस में आपको मूलधन या आपको ब्याज पूछा है तो कैसे करते हैं भाई, आप है ना मूलधन मान लो 100 पे आपको दर देनी है 12.5%, और समय है 2 वर्ष। तो 12.5% की दर से 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 12.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका, 25% ब्याज। मतलब 100 पे 25% ब्याज, मतलब ऐसा ही आपको कितना देना पड़ेगा, 100 पे 25 देना पड़ेगा। और आपका जो अमाउंट हो जाएगा, जो मिश्र धन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 100 आपका मूलधन है, अपन ने माना है। ठीक है, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही किया करो इसको, 100 अपना मूलधन है, ऐसा ही अपना 25 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, 125। कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपको कुछ भी दे, मतलब कोई सी वैल्यू, चाहे ऐसा ही दे रखा है, चाहे मूलधन दे रखा है, चाहे मिश्र धन दे रखा है, और कोई सी भी दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन को दे रखा है मिश्र धन कितना, 7,500, 100 माना है, उसके अकॉर्डिंग जो मिश्र धन आया है वो आया है 125, और अपन से पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो कितना है 25 है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, काट के इसमें पता कर लेते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो कितना है अपना। देखिए भाई, 25 से 5 बार काट लो, और ये 5 से 15 बार कट जाएगा, तो 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, 1500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मिश्र धन दे रखा है, यदि आप फॉर्मूले से गए तो आपको मूलधन को x मानना पड़ेगा, और साधारण ब्याज आपका क्या आएगा फिर, x 7, जो 7500 है उसमें से x, मतलब मूलधन को घटाओगे तब अपन को साधारण ब्याज मिलेगा। तो आप ऐसे करके फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फिर क्या निकालोगे, साधारण ब्याज। इससे अच्छा है कि आप 100 मान लो मूलधन को, 12.5% की दर से ब्याज मिल रहा है 2 साल तक, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में 12.5, और 2 साल में 25 ब्याज मिल जाएगा। टोटल कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा आपको 2 साल के बाद में, 125, और अमाउंट अपन को रियल में दे रखा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई 3x प्लस 8y प्लस 5 है। भाई किसी भी घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, भाई टोटल जो होता है आपका फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6a² होता है। अभी आपको 4 दीवारों का निकालना है, इसका मतलब ये हो गया कि छत का और जो आपका फर्श है उसका हटाना है। तो 6a² में से 2a² आप माइनस कर दोगे तो आपका जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4a² आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4a² आ जाएगा। ठीक है, और आपको जो a की वैल्यू है वो दे रखी है 3x प्लस 8y प्लस 5, तो आपको करना है 3x प्लस 8y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए भाई यहाँ पे इसका तो 9 होगा, 3 3 9 एक्स, और 9 को 4 से इंटू करोगे तो एक्स के साथ में 36 आएगा और सब में 36 ही आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं 8 8 64, और 64 को यदि 4 से इंटू करते हैं तो अपने पास में आएगा 256 वाई स्क्वायर। तो देखो आप कौन कौन से ऑप्शन में 256 वाई स्क्वायर है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से ऐसे क्वेश्चन को क्या करो आप, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास में। यहाँ पे देखिए सब जगह 100 है, मतलब दोनों जगह 100 है, यहाँ पे भी दोनों जगह 192। आपको ये देखना है कि y के साथ में क्या आएगा। भाई y के साथ में क्या आएगा, y कैसे आएगा अकेला, इन दोनों को इंटू करोगे। भाई आपका होता है ना 2ab 2bc और 2ca, तो 2ca वो 2bc ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो 8 5 40, 40 का 2 गुना 80, और 80 को 4 से इंटू करते हो तो आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320 होगा। और 320 आपका किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये वाला नहीं कर सकते तो देखो बेसिक से आप करो इसको। भाई आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगाओ। देखो भाई 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 8y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2ab ये वाले इन दोनों को, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। तो देखो 3 दूना 6 और 8 6 48, कितना हो जाएगा, इन दोनों को यदि इंटू करेंगे तो 8 3 24 और 24 दूना 48 xy 48 xy, प्लस इन दोनों को इंटू करो दो और फिर 2 से इंटू करो, 8 5 40 का 2 गुना 80 80 y, प्लस फिर इन दोनों को इंटू करो 5 3 15 15 दूना 30 x, और इस इन सबको 4 से इंटू कर दो। तो इन सबको 4 से इंटू करेंगे तो देखो 9 4 36, 64 को 4 से करते हैं 256, 25 को 4 से करते हैं 100, और 48 को 4 से इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा 192 आएगा, 80 को 4 से इंटू करेंगे 320 आएगा, और 30 को 4 से इंटू करेंगे तो अपना कितना आएगा 120 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सिंपली फॉर्मूला खोल के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। ऋषिका का 52 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 39 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर पर घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है। भाई कल वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था और मैंने बताया था कि जो आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड अपन को दे रखी है कितनी 56 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि पहले वो क्या करते हैं 52 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी चलती है। अब दूरी इसने दे नहीं रही कि अपन अपनी तरफ से मानते हैं कि जो दूरी चली है वो 52 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो है डी। ठीक है, तो डी दूरी चली है, और फिर क्या पहले डी दूरी चली है, फिर क्या किया है उसने, और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी, जो पहले डी थी इसकी दोगुनी दूरी है वो उसने 39 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करी है, 39 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करी है। तो भाई देखो 39 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2d दूरी, तो देखो 3d दूरी तो हो गया है। भाई अपन को तो टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, 3 जो ऋषिका है वो 3d दूरी गई है और 3d दूरी वापस आई है, मतलब टोटल 6 इंटू डी दूरी चली है वो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी आई अपने पास में 6d, कितनी आई भाई 6d आ जाएगी। तो इतनी दूरी चली है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम कितना आएगा, अब देखिए टाइम इसने डायरेक्ट नहीं दिया, टाइम अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूरी बटे चाल। तो देखिए भाई पहले डी दूरी जानने में उसको कितना समय लगा 52 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दूरी कितनी चली है डी, और चाल क्या है उसकी 52 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, फिर बाद में 2d दूरी चली है वो किस साल से, भाई किस साल से चली है वो
39 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो उसको ये दूरी चलने में इतना समय लग गया, ठीक है। और फिर वापस आते टाइम वो कितनी दूरी चली है, 3d दूरी चली है, ठीक है भाई, गई है उतनी, वापस आई है, तो जाते टाइम d प्लस डी 3d गई है, तो आते टाइम भी 3d दूरी आएगी। और इसकी चाल बतानी है कि वो किस चाल से वापस आई है, तो मैं इसको चाल को नाम दे देती हूँ s। मैं मान लेती हूँ कि s स्पीड से वो वापस आई है। अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है s की। देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखो d को कॉमन लेके ऊपर वाले d से कैंसिल कर देंगे, तो सब जगह से आपका d तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि सोल्व करें अपन, तो देखो 6 से कटेगा क्या, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लो एक बार, 2 3 6 और ये 28, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ पे अपने पास में 1/52 और 2/39 है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इधर लेके आए अपन, और इस 28 को मैं इधर लेके आऊँ, तो देखिए यदि इन दोनों में मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे को 52 को इंटू करना पड़ेगा, किससे, 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो क्योंकि तेरा 3 39, 3 इसमें नहीं है, तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास में जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 52 को यदि 3 से इंटू करती हूँ मैं, तो 3 दूना 6 और 5 3 15, 156 आ जाएगा, ठीक है। अब 52 का भाग देते हो 156 में, तो यहाँ पे तो आएगा 3, प्लस 39 का भाग दोगे 156 में आप, तो आपका जाएगा ये 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो 8, प्लस ये है आपका 3/s, और बराबर में हो जाएगा आपका 3/28, ठीक है, ये आ जाएगा। सोल्व इसको करेंगे अपन, 8 और 3 11, ये इधर चला जाएगा, तो 3/s जो है वो अपनाएगा कितना, 3/28 माइनस 11/156, 11/156, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, देखिए यहाँ का 4 तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन 7 नहीं है, मतलब 156 को 7 से इंटू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और करना पड़ेगा। देखो अपन को 3/s बराबर है आपका, यदि इनका एलसीएम लेती हूँ तो मैं 156 इंटू 7 आएगा, ठीक है, 156 इंटू 7 आएगा। और अब 28 का भाग देती हूँ मैं 156 इंटू 7 में, तो आपका 39 बार जाएगा क्या, कितने बार जाएगा, 28 का भाग देंगे इसके अंदर, तो देखिए ये 4 मतलब 39 बार जाएगा, और 39 को 3 से इंटू करते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा अपना, 117 आ जाएगा, तो ऊपर तो आएगा 117 माइनस 156 का भाग कितनी बार जाएगा, 156 इंटू 7 में 7 बार, और 7 को यदि 11 से इंटू करेंगे तो अपना आएगा कितना, 77, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखिए कितना, ये 0 और 40 बटे में 156 इंटू 7, ठीक है, बराबर 3/s। 4 से काटेंगे भाई, ये 10 बार कट जाएगा, 4 से 4 ते 12 और 4 नाम 36, ये आ जाएगा। क्या करेंगे, 39 को 7 और 3 से इंटू करके क्या कर लेंगे, 10 का भाग देंगे, तो s आ जाएगा। s कैसे आएगा अपना, 39 को 7 से पहले क्या करो आप, 7 को 3 से इंटू करो 21, और 21 को 39 से इंटू कर लेंगे, तो 21 को 9 से इंटू करेंगे तो 189, 189, 9 हासिल में 18 चला जाएगा, और 21 से 63, और 18 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा आपका कितना, 81, और इसमें भाग देना है अपन को 10 का, तो अपने पास में जो चाल आएगी, मतलब वापस आते टाइम जो चाल आएगी वो आएगी 81 किलोमीटर, 81.9 किलोमीटर पर घंटा आएगी, ठीक है भाई। तो देखिए आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यदि इसको आप बाई ऑप्शन भी करते हैं, भाई बाई ऑप्शन कैसे, यहाँ पे एस की वैल्यू आप रख के देखोगे, तो देखो पॉइंटों में है और बड़ी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, इससे करोगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसे मतलब जो बेसिक है उसी से कर लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण 60 43 24 61 72 26 39 62 49 95 और 38 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई देखिए माध्यिका कैसे पता करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और उसके बाद में यदि आपके जो पास में जो संख्या है वो विषम नंबर है,
विषम इनका जो नंबर है वो विषम है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच वाली जो संख्या होगी वो माध्यिका होगी। और आपके पास में जो संख्याएं दे रखी है वो आपको सम दे रखी है, मतलब इनका नंबर आपका एक सम संख्या आ रहा है, तो बीच वाली दो संख्याओं को लेके उनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो सबसे पहले अपन संख्याएं गिनते हैं और फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। 11 मतलब 11 एक विषम नंबर है, तो आपको बिल्कुल बीच वाली संख्या चाहिए। बिल्कुल बीच वाली कौन सी, 11 में बिल्कुल बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, छठे नंबर की संख्या। तो छठे नंबर की संख्या देखते हैं अपन कौन सी आएगी और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे दिख रही है मेरे को वो है 24। क्या है भाई, 24 है, 24 से छोटी संख्या आपको नहीं दे रखी। फिर है आपका 26, ठीक है। फिर कौन सा है आपका 39 है, 38 भी है, 38 39, ठीक है। फिर है आपका 43 और 43 के बाद में आपका 49। देखो भाई छठे नंबर की संख्या आ गई क्या अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 आ गई छठे नंबर की संख्या, क्या आई है 49। तो 49 ही क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो छठी संख्या तक भाई, छठी संख्या से अपन को मतलब है तो आगे की संख्या क्यों लिखे अपन फालतू में। ठीक है, तो छठी संख्या तक ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 101 है, शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई आपके पास में टोटल 5 संख्या है, उनका योग दे रखा है कितना 655। ठीक है, पहली दो संख्याओं का एवरेज है 77। भाई एवरेज 77 है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एवरेज को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा क्या। तो देखिए दो संख्याओं का योग तो 154 हो गया और एक संख्या आपको दे रखी है 101, मतलब तीन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 5 में से, देखिए कितना आएगा भाई 255। पांच संख्याओं का जो योग है 655 है, तीन संख्याओं का योग है वो 255 है, तो शेष आप दो संख्याएं जो रह गई उनका योग नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं भाई। टोटल में से आप इन तीन संख्याओं के योग को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 400। और आपको तो एवरेज पूछा है दो संख्याओं का, तो चार संख्याओं में क्या 400 में आप 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपका, शेष दो संख्याएं हैं उनका एवरेज आ जाएगा 200, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई साइन ए जो होता है आपका वो होता है आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से अपना बेस जो होगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आपको दे रखा है 4 और ये आपको दे रखा है 5, और अपन जानते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ये 4 है ये 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अपन को पूछा है क्या है 2 + 10 ए इंटू 4 + cos ए। 2 + 10 ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है आपका, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है आपका 3। ठीक है, ऐसे ही 4 + cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका 3 और हाइपोटेनियस है 5। इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए भाई 3 दूना 6 और 4 10/3 आ गया ये तो, और इनटू में ये कितना हो जाएगा 5 4 20 और 3 23/5। सोल्व करते हैं इसको आगे, तो देखिए 5 से ये 2 बार कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23 दूना 46/3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 46/3, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए भाई एक काम है जिसको जो रमेश है वो 16 दिन में कर सकता है, जबकि जो सुरेश है वो उसको 10 दिन में कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क ही निकालते हैं, कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, और क्या आएगा एलसीएम 80, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई,
यहाँ से अपने पास में रमेश और सुरेश की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, काम करने की क्षमता निकालेंगे। कैसे भाई, रमेश की कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क में आप इसके डेज का भाग दे दो, मतलब 16 का भाग दे दो 80 में, तो कितना आएगा 5। और सुरेश की कितनी आ जाएगी, 80 में 10 का भाग देंगे तो 8। मतलब जो रमेश है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, जबकि जो सुरेश है वो एक दिन में 8 काम कर सकता है। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। भाई जब रमेश ने काम छोड़ दिया तो अकेले सुरेश ने 4 दिन तक काम किया है, तो अपन पहले ये पता कर लेते हैं कि लास्ट के 4 दिनों में सुरेश ने कितना काम किया। सुरेश एक दिन में कर सकता है 8 काम, तो सुरेश ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा भाई, 8 × 4 32 काम अकेले सुरेश ने किया है। 32 काम अकेले सुरेश ने लास्ट के 4 दिनों में किया है, मतलब जो बचा हुआ काम है वो रमेश और सुरेश दोनों ने मिलके किया होगा। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है आपका, 80 में से 32 जाता है तो आपका आता है 48। कितना आता है भाई, 48 आपका आता है। ठीक है, तो 48 काम को रमेश और सुरेश दोनों ने मिलके किया होगा। ठीक है, रमेश और सुरेश एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 और 5 13, तो 48 काम को कितने दिन में किया होगा, 48/13। ठीक है, तो 13 3 39, 3 से 9/13 दिन बाद में क्या किया था, रमेश ने काम छोड़ा था। ठीक है, जो काम मतलब 48 काम को करने में कितना टाइम लिया था रमेश और सुरेश ने, 3 से 9/13 दिन। आपको पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा, तो 3 से 9/13 दिन तो ये, और 4 दिन अकेले सुरेश ने किया है, तो 4 + 3 7, 7 से 9/13 दिन का समय लगेगा। और 7 से 9/13 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, 7 से 9/13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। भाई लास्ट में सबके क्या, अच्छा 22 से विभाज्य मतलब 2 और 11 का नियम लगना चाहिए। ठीक है, इसमें तो आपका 2 का ही नहीं लग रहा, इसमें भी आपका 2 का नहीं लग रहा, तो इन 2 को तो चेक ही नहीं करना, 2 का नहीं लग रहा तो 22 का तो लगेगा नहीं। इन दोनों में 11 का चेक कर लो भाई, 8 7 15 और 9 6 15, 15 - 15 मतलब 0, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए एकदम सही हो जाएगा, 0 आ रहा है यहाँ पे, ये 22 से आपकी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह ₹687 परिवहन पर और 7,483 किराने पर खर्च करता है और शेष 218 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। भाई देखिए, कोई भी आदमी जो कमाता है, मतलब जो उसका वेतन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो देखिए इसने क्या किया है, 28% घर के किराए पर खर्च कर दिया, 28% घर के किराए पे खर्च कर दिया, तो भाई अब उसके पास में बच कितना गया, 72% बचा। अब देखिए उस 72% में क्या किया है उसने, ₹687 को परिवहन पर, 7,483 किराने पर और शेष 218 बचा लेता है। मतलब यदि वो क्या करता है, मासिक वेतन का 28% खर्च कर देता और सारा बचा लेता, फिर और किसी पे खर्च नहीं करता, मतलब वो 72% बचाता। कितना बचाता, 72% बचाता। तो यदि वो 72% बचाता तो रुपए में कितना बचाता भाई, भाई वो सारा बचाता, तो इसका मतलब 687 वो परिवहन पे भी खर्च नहीं करता, और 7,483 वो किराने पे भी खर्च नहीं करता, और 218 तो वो बचा ही रहा, तो मतलब इतनी सारी धनराशि बचा लेता। ठीक है, मतलब 72% की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास में 687 प्लस 7,483 प्लस 218 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए, परसेंटेज में 72% और आपको रुपए में उसकी वैल्यू ये दे रखी है। करेंगे सोल्व तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15 और 3 18, 1 10 और 8 18, ठीक है 11 और ये आपका 13, 3 हासिल में 1, 8,388 आ जाएगा। तो ये 8,388 आपकी 72% की वैल्यू है, किसकी, 72% की।
आपको मासिक वेतन बताना है, तो मैंने अभी अभी बताया कि मासिक वेतन अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई 9 से काटो, देखो 9 8 72, और 9 से इसको काटोगे 9 9 81, 9 3 27 और 9 दूना 18। ठीक है, 8 से कटेगा क्या, 8 से काटो, 8 एकम 8, और आपका 1 बच गया, फिर से 8 एकम 8, भाई 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटो इसको, 4 से ये 2 बार, और 4 से ये कितनी बार, 4 से ये कटेगा आपका, देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, और 2 से यहाँ पे काट लो आप, इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जीरो आएगा, और लास्ट में जीरो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। क्या आ जाएगा भाई, इसका वेतन 11,650 आ जाएगा। और आगे आप सोल्व करना चाहो तो 5 से 15, 16, हाँ हासिल में 1, 5 दूना 10 और 1 11, कितना आ जाएगा, 11,650 रुपये उसका मासिक वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बस इतना ये तो जरूर ध्यान रखना है, इका एक अंक जीरो आ रहा है तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी फिर आगे। 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। भाई इसने बोला है 10 खिलाड़ियों का जो एवरेज था वो कितना था, 55 दर्ज किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 84 को क्या पढ़ लिया गया, 48 पढ़ लिया गया। 84 को 84 को 48 पढ़ लिया गया, तो भाई क्या किया गया है, ज्यादा नंबर था उसको कम पढ़ा गया, मतलब एवरेज अपना ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा, आप देखो कितना कम पढ़ा गया, भाई इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो देखिए कितना आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 36, 36 कम पढ़ा गया। ठीक है, 36 नंबर कम पढ़ा गया। ठीक है, तो क्या करना है, केक कटेगा सब में बटेगा, इस 36 को सब संख्याओं में डिवाइड कर लो, तो अपने पास में जो आपका सही औसत है वो आ जाएगा। तो टोटल कितने थे खिलाड़ी, 10, तो देखो 10 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा 3.6, और 55 में 3.6 को यदि अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में आएगा 58.6, सही औसत स्कोर आएगा। ठीक है, 58.6 आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, भाई आपको तो इतना सा ध्यान देना है कि भाई 84 ज्यादा था लेकिन अपन ने पढ़ा कम, इसका मतलब औसत स्कोर कम आया है, ज्यादा आना है तो अपन को क्या करना है, ऐड कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 13 नंबर क्वेश्चन है आपको, क्या है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। भैया आपको माध्यिका का फॉर्मूला यदि पता है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, माध्यिका बराबर होता है आपका लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे में f, और इनटू होता है आपका h हाइट। ठीक है, अब देखिए भाई आपका n क्या होता है, सी एफ क्या होता है, f क्या होता है, h क्या होता है और l क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अपन संचयी बारंबारता निकालते हैं। भाई देखो माध्यिका जब निकालते हैं अपन को दिए गए डेटा को अपन बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करो आप देखो, संचयी बारंबारता इसको तो 18 है तो 18 ही रहने दो, अब आपको बढ़ते हुए क्रम में चाहिए तो आप क्या करोगे, इस 18 में 34 को जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 4 12 और 4 1 5 52 हो जाएगा। 52 में यदि आप 17 को जोड़ते हो तो आपके पास में आ जाएगा 69। 69 में यदि आप 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो इसको जोड़ेंगे अपन, 9 3 12, 82, 82 में 22 को जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 2 4 और 8 और 2 10, 104 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी आपकी संख्या है ये, वही क्या हो जाएगी आपकी, एन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, एन हो जाएगी। तो देखिए n/2 आपका कितना हो जाएगा, n/2 आपका हो जाएगा 52, n/2 आपका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 52 आपका कहाँ आ रहा है, संचयी बारंबारता में देखना है, उस वर्ग को आपको लेना है। तो 52 देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वर्ग को लेना है। अब इससे डिसाइड होगा कि आपका f क्या है, आपका सी एफ क्या है। देखिए इतना करने के बाद में देखो आपको
सी एफ लेना है इसके जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा आपका एल लोअर लिमिट, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 50 है वो कितना, किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें पुट कर लो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देखिए एल कितना है अपना भाई 170, प्लस एन बाई टू कितना है 52, माइनस सी एफ कितना है 18, बटे में आपका कितना आ जाएगा, एफ कितना है 34, ठीक है, इंटू एच कितना है अपना 50 है, ठीक है। तो देखिए 52 में से 18 माइनस करेंगे वापस 34 आएगा, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको 170 में 50 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 220, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 220 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 26%, 29% और 2% के तीन क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। मैं देखो कल वाला जो मैंने कल आपके तीन छूट दे रखी तो एकल छूट निकाली थी वो मैंने रेशियो मेथड से आपकी की थी, ठीक है। लेकिन आज यदि इसमें आप रेशियो मेथड लगाते हैं तो फंस जाओगे। देखो इसमें आपका रेशियो मेथड लगाओगे तो कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपको रेशियो मेथड लगाना है, कहाँ पे आप फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। मैंने तीन का फॉर्मूला लिखवा रखा है, तीन आपको छूट दे रखी है, उसकी एकल छूट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बटे में होता है 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे में 10,000, ठीक है। तो भी देखो इसी मेथड से आप करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। इसको यदि आप रेशियो मेथड से या फिर आप दो बार भाई ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे पहले इन दो में, फिर जो आपका आएगा उसमें फिर आप आगे एक बार ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों में ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा इससे, ठीक है। तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस टाइम पे कौन से मतलब आपका दिमाग कितना काम कर रहा है कि कौन सी जगह कौन सा आपको मेथड काम में लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड मतलब तीनों आपकी क्या हो जाएगी ये तीनों जो छूट दे रखी है उनका योग, तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा देखो 26 और 2 28, 28 2 56 और 1 57 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 57, ठीक है। माइनस एक्स वाई आपको करना है 26 को 29 से इंटू करना है, ठीक है। तो करेंगे इसको अपन इंटू करेंगे, तो देखो 26 को पहले 9 से इंटू करो, 26 को 9 से इंटू करेंगे तो 26 नाम का 26 नाम 232, ठीक है, ठीक है। 26 नाम 232, दो 23 आपका क्या चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, और 26 दूना 52 और 23 कितना हो जाएगा 52, और आपका 23 हो जाएगा 55 65 75, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से आपका 752 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 29 दूना 58 और 26 दूना 52, ठीक है। तो बस ये एक ही था आपका इंटू करने वाला थोड़ा सा, नहीं तो ये दोनों तो आपकी इजी है, ठीक है भाई। भाई अपन ने इसको भी इंटू गलत कर लिया क्या, देखो दोबारा से करो। बीस, देखिए भाई 26 को 9 से इंटू करेंगे, 26 नाम 234, 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, आपका 23 हासिल में चला जाएगा। 26 दूना 52, 52 और आपका कितना 23, 52 और 23 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 75। तो ये 26 को 29 से इंटू करोगे 754, प्लस वाई जेड कितना हो जाएगा 29 को 2 से इंटू करोगे तो 29 दूना 58, ठीक है। और 26 को 2 से इंटू करोगे तो 26 दूना 52,
इनको जोड़ के इसमें 100 का भाग लगाना है, ठीक है। और ये प्लस करना है आपको एक्स वाई जेड, मतलब इन तीनों को इंटू। अब देखिए भाई इन दोनों को इंटू किया है, 754 आया है, इसको 2 से और इंटू कर लो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखो अब इसको 2 से इंटू करना है तो इसको इंटू करो। देखो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, ये आ जाएगा आपको 1508 और इसमें भाग देना है आपको 10,000 का, ठीक है। अब देखो काटना कभी भी नहीं है आपका, यहाँ पे नीचे 100 है और यहाँ पे कितना 10,000 है, तो काटना मत भाई। ऊपर आपका 5 और 2 दोनों अवेलेबल हो तो ही काटो, मतलब ऊपर 0 बन रहा है तो ही काटो, ऐसे नहीं। अब देखो ये कटेगा 4 से, लेकिन अपन को काटना नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, जो भी आपका आएगा ऊपर भाई इसमें क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लिख देंगे, 0.1508 और ऐसे इसमें लगा देंगे। तो देखो इन तीनों को जोड़ते हैं अपन, यहीं पे जोड़ लेते हैं। तो देखो इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 6, अच्छा 5 3 15 और 1 16, और ये हो जाएगा 864। 864 में 100 का भाग देते हो तो आपके पास में आएगा कितना, देखो ये आ जाएगा माइनस का 8.64, ठीक है। और इसको जोड़ोगे, इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो पॉइंट में 1508 और एक इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 57.1508। अब इसको सोल्व कर लो भाई, अपने पास में आंसर आ जाएगा। अपन अगर उठाएंगे इसको तो जो ये तो 08 है, लास्ट में देखो 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे आपका 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 4, 48.51 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अपना, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला याद है तो इतनी बड़ी भी कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई। आप इन दोनों को 26 को 29 से इंटू नहीं कर सकते क्या, इतना सा तो आपको करना पड़ेगा। अब आप देखो इसको रेशियो मेथड से जाओगे, इसको इसमें यदि रेशियो मेथड से आप जाते हो तो 26% की छूट दे रहा है, मतलब 100 की वस्तु पे 26% की छूट, मतलब 26 और 74, ठीक है। इसको काटोगे तो आपका ये आपका बन जाएगा कितना, 37 बन जाएगा क्या, ठीक है। 50 37 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप 29% की छूट देते हो तो 100 और 71 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा और फिर भाग दोगे आप तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्या है, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा, क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। भाई आपको क्या बोला है, पी की आयु का 4 गुना, पी की आयु का 4 गुना बराबर है क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक, ठीक है। पी की आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। आगे इसने बोला है 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा। भाई देखिए मैंने माना है कि पी की वर्तमान आयु पी है और क्यू की वर्तमान आयु क्यू है, तो 8 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या हो जाएगी, क्यू प्लस 8 हो जाएगी क्या। तो इसने बोला है 8 वर्ष बाद क्यू की जो आयु है पी की आयु के 6 गुने से, अब 8 वर्ष बाद में पी की आयु भी क्या हो जाएगी, पी प्लस 8 हो जाएगी, पी प्लस 8 हो जाएगी। और इसने बोला है इसके 6 गुने से 40 वर्ष कम है, इसके 6 गुने से 40 वर्ष कम है। तो इससे अपने पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, देखिए क्या आएगी, Q प्लस 8, ये इधर आएगा तो माइनस का 6P और 8 6 48 माइनस का, या इधर ही रहने दो इसको, तो 8 6 48 माइनस 40 आपका 8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ले। अच्छा ये तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा क्या। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना है ना भाई, ऐसे तो अपना दो क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, तो इसने बोला है 2 गुना, ठीक है। क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा। अब सोल्व करो इसको, देखो ये हो जाएगा 2Q प्लस 16, ये देखो 6P इधर आ जाएगा माइनस का 6P, और ये 8 6 48 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले तो 2 से काट लो, सब में 2 कट से कट रहा है ये, ठीक है।
अब इसको देखो, इस P वाले को इधर ले जाऊं, P और Q को इधर ले जाऊं, और इधर 8 में से 4 जाएगा तो 4, मतलब इधर तो 4 बच जाएगा प्लस का। ठीक है, ये P इधर जाके 3P और Q उधर जाके माइनस का Q। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर में 4। अब आपके पास में दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन आपके पास में ये हो गई और एक आपके पास में ये हो गई। आप दोनों में से क्या कर सकते हो, Q की वर्तमान आयु आपको पता करनी है, तो आप क्या करो भाई, P की वैल्यू रखने से अच्छा है पहले Q, आप क्या कर लो, वो Q की वैल्यू रखने से अच्छा है पहले P की आयु आप पता कर लो। भाई Q को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, Q को मैं लिख सकती हूँ 3P माइनस 4। भाई ये Q तो इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 इधर आएगा तो 3P माइनस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें करते हैं अपन, 4P किसके बराबर हो जाएगा, 3P माइनस 4, और ये है आपका 35। 3P इधर आएगा तो P की जो आयु आएगी वो अपने पास में आएगी 31 वर्ष। P की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 31 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अपन को Q की आयु चाहिए, तो यहाँ पे देखिए P की आयु आप रखे 31, तो 31 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 93, और ये माइनस 4 बराबर Q। तो Q की आयु जो आएगी वो अपने पास में आएगी 89 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 89 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन डी अपना एकदम से हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस वही आपके पास में दो इक्वेशन बनेगी, उससे आपको P और Q की वैल्यू फाइंड, भाई आपको तो Q की ही करनी है, आप डायरेक्ट Q की भी कर सकते हो। यहाँ से P की वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q प्लस 35/4, और इसको यहाँ पे रख दो। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इससे अच्छा है कि Q यहाँ पे अकेला है, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है, तो पहले मैं क्या कर लूँ, P की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ Q को एलिमिनेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। एक विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। भाई आपको लाभ और हानि बतानी है, आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया गया है, और आपको छूट दी गई है, और मैंने सीधे सीधा बता रखा है, जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको दे रखा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है या इनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 100 माइनस छूट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या 100 माइनस लॉस परसेंट के। ठीक है, प्लस है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, करो सोल्व इसको। देखिए 45% अधिक अंकित मूल्य से क्या, वो क्रय मूल्य से क्या अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य को यदि 100 मान लूँ तो अंकित मूल्य से 45% अधिक मतलब 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने का है भाई 60%, तो 100 में से 60 को माइनस करते हो तो 40 बटे में 100 प्लस या माइनस वो बाद में अपन देख लेंगे, माइनस में आएगा तो अपना लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन प्लस पी कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 × 45। ठीक है, 29 दूना कितना आएगा आपका, 29 दूना 58 आएगा। 100 प्लस पी आपका कितना आ जाएगा, 29 दूना 58। ठीक है, तो भैया आपका देखो 100 इधर 58 में से माइनस होगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, क्यों, क्योंकि 100 में से 58 में से 100 जाएगा तो आपका माइनस का 42 बचेगा। माइनस का 42 मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस आपका हो रहा है, और कितने परसेंट का हो रहा है भाई, 42% का लॉस हो रहा है। ठीक है, माइनस आ गया, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, और कितने परसेंट का, 42% का लॉस हो रहा है, 42% की हानि हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको देखो ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो रट के रखो, और यदि आप मेरी क्लास लगातार ले रहे हो तो आपको क्लास लेते लेते भी ये तो रट गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको रूट में ये संख्या दे रखी है और आपको इसका मान पता करना है। तो देखिए भाई संख्या आपकी क्या है, पॉइंटों में नहीं, इसका मतलब ये दोनों संख्या आपस में कटेगी। तो अपन काटें इसको, देखो पॉइंट हटाएंगे, देखो इसके बाद में भी आपकी 3 और 3 6 संख्या है, इसके बाद में 3 और 3 मतलब 6 डिजिट है दोनों के बाद में, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब अपने पास में बच क्या गया, ऊपर तो बच गया 38 0 25, नीचे बच गया 42 25। ठीक है, आप क्या करो, इनको काट लो और सोल्व कर लो। काटेंगे भी पूरी पूरी बार कटेगा ये, पहले 25 से काट लो, 25 से कम 25,
13 बचा 130, 25 5 125, 25 दूना 50, 25 से कम 25, ठीक है, इतने बार कट जाएगा। इसको 25 से काटो, 25 से कम 25, और फिर कितना बच गया आपके पास में 17, 25 5 25 6 150, और फिर कितना बच गया आपके पास में 25 नाम 225, ये आ जाएगा। ठीक है, अपन को पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 15 21 आपका 39 का स्क्वायर, इसको 39 इंटू 39 लिख लो। ठीक है, 13 से अपन काटेंगे इन दोनों को, देखो 13 से ये 13 बार, 13 तिये 39, फिर 13 से काटो, 13 तिये 39, मतलब आपके पास में क्या बचेगा, नीचे पूरा कट गया, ऊपर बच गया 3 इंटू 3 मतलब 9, और इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए आप एक तो वैसे वर्ग निकालते हो और एक आप काट के कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी बन जाएगा। भाई किसी को भी आपको पता नहीं होगा भाई 42 25 किसका वर्ग है, 42 25 तो आप वैसे भी पता लगा सकते हो किसका है, 65 का है, लेकिन आप 38 0 25 का थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, तो आप क्या करो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है, तो कोण सी बी डी और कोण, ये कोण है भाई जेड नहीं है, और कोण बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 84 डिग्री है तो कोण पी का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भाई अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे अपन। ठीक है, क्या बोला है कि एबीसी आपका एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी, ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ए बी को आप आगे बढ़ाओ डी तक, और ए सी को आप आगे बढ़ाओ ई तक। ठीक है, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी और कोण आपका एक दे रखा है कौन सा, बी बी सी ई, बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यहाँ पे पी है ना, तो यहाँ से समद्विभाजक आपके कहाँ मिलेंगे, बिंदु पी पर मिलेंगे, बिंदु पी पे मिलेंगे। तो देखिए भाई, और आपको दे रखा है कोण ए, आपको दे रखा है कितना 84 डिग्री दे रखा है। तो देखिए ज्योमेट्री में अपन दो थ्योरम पढ़ते हैं, यदि इनके समद्विभाजक ऐसे, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यदि ये समद्विभाजक मतलब आंतरिक समद्विभाजक होते, मतलब ये अंदर की तरफ समद्विभाजित होते ये दोनों कोण, और आपको ये कोण पूछता, ये वाला कोण पूछता, मान लिया इसको ओ नाम दे दिया, तो कोण सी ओ बी यदि आपको पूछता, कोण सी ओ बी, तो वो तो होता आपका 90 प्लस कोण ए का आधा। ठीक है, कोण ए का आधा। ठीक है, ये अपन थ्योरम पढ़ते हैं और आपको पता होनी चाहिए। और यदि बाहर समद्विभाजित कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मतलब आपको कोण पी जो बताना है या कोण बी पी सी बताना है आपको, वो कितना हो जाएगा आपका 90। यदि बाहर समद्विभाजित कर रहा है तो माइनस आपका आ जाएगा बीच में। ठीक है, अंदर समद्विभाजित कर रहा है तो प्लस, और बाहर यदि समद्विभाजित कर रहा है तो माइनस आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपका बाहर कर रहा है ये। ठीक है, तो कोण बीपीसी या कोण पी आपका एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस कोण ए कितना है 84, और 84 का आधा कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो भाई कितना आ जाएगा आपका 48 डिग्री क्या आ जाएगा, कोण पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। तो देखो दोनों थ्योरम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल इजी है और इजीली ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण एसी की लंबाई निर्धारित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई देखो कोई सा भी चतुर्भुज हो आपके पास में, कैसा भी चतुर्भुज आपको दिया हुआ हो, ठीक है, मान लिया ये आपका कोई चतुर्भुज है, ए कैसा भी हो, कोई सी भी शेप हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे बोला है ए सी क्या है आपका, एक एसी पर डाले गए लंबो, मतलब एसी आपकी एक भुजा है, ये एसी है, इस पे आपका
बी से एक लंब डाला गया है ऐसे, और आपका डी से एक लंब डाला गया है ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए यदि इस लंब को मैं L1 नाम दे दूं, इसको मैं L2 दे दूं, तो देखिए कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास में किसी एक विकर्ण पर दो लंब डाले गए हैं दोनों आपके वर्टेक्स से, तो देखिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग L1 प्लस L2 इंटू, मतलब विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा इंटू विकर्ण। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई सा भी आपका चतुर्भुज हो, यदि उसके किसी एक विकर्ण पर बाकी दो वर्टेक्स से लंब डाले जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पे अपन को एरिया दिया है 299, तो एरिया कितना दिया है 299 दिया है, बराबर 1/2। L1 और L2 की वैल्यू दी है अपन को 11 और 12, कितनी हो जाएगी भाई 23 हो जाएगी क्या, कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। और विकर्ण आपको पूछा है, एसी की लंबाई आपसे पूछी है, तो एसी की लंबाई अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद था तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को करके आए होंगे। ठीक है, करो इसको सोल्व। देखिए 23 से काट लो पहले, ये 23 से अपन काटते हैं, 23 से कम 23, 6 बच गया, 23 से 69। ठीक है, और 13 को 2 से इंटू करते हो तो एसी की जो लंबाई आएगी वो अपने पास में 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 20 है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 और ए बी बराबर 10 है, तो आपको a माइनस बी बटे ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई आपको पता करना है a माइनस बी बटे ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी आपको दिया गया है। भाई मेरे को ये बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे ही बटे में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, आप देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 169 आपका दे रखा है, माइनस 2ab, ए बी आपको 10 दे रखा है, 2ab आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास में देखो किसकी, a माइनस बी बटे ए प्लस बी का जो स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू अपने पास में देखें 9 4 1 149, और ये आ जाएगी 9 9, और ये आ जाएगा 189। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ भाई रूट ले लो, दोनों तरफ रूट लोगे तो ये स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा इस रूट से। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रूट में 149 बटे 189। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बहुत बार ये पूछा गया है आपका 2025 में जब एग्जाम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 7x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के लिए के का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान है। देखिए भाई कल पूरी डिटेल से बताया था कि कब आपके मूल समान होते हैं, कब वास्तविक होते हैं और कब काल्पनिक होते हैं। भाई आपके मूल समान है, इसका मतलब b² माइनस 4ac आपका किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू -4 और -4 का स्क्वायर 16, इसको इक्वल के इधर ले जाऊं तो ये 4, a की वैल्यू कितनी है 7, और c कितना है आपके पास में k है। ठीक है, k अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 से आपका 16 4 बार कट जाएगा, और जो k आएगा वो आ जाएगा अपने पास में 4/7। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कब मूल समान होते हैं, कब आपके काल्पनिक होते हैं और कब आपके रियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य ₹31,900 है। नोट, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। तो देखिए भाई
देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन आया था इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में आपको क्या मिली थी, एरर मिली थी। एरर भी आप बोल सकते हो, या आप मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि इसका एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आया था, पॉइंट्स में आया था, ठीक है। जबकि इसने तो देखो जीरो जीरो लगा रखा है, मतलब ये तो इसको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए इसका, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आपका मैच नहीं हुआ था। देखो, इसमें जो माना गया था वो आपका अप्रोक्स क्वेश्चन जो आंसर आया था वो माना गया था, ठीक है भाई। इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने मान लिया कि जो निर्माता है उसका जो उत्पादन लागत आया है वो x रुपए आया है। कितना है? x रुपए आया है। अब क्या हुआ है, जो निर्माता है उसने 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया, मतलब 110% में बेच दिया। कितने में? 110% में, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो थोक विक्रेता है इतने में खरीद के लाया, और थोक विक्रेता ने बेचा किसको? खुदरा विक्रेता को, लेकिन 15% के लाभ पे। 15% का लाभ मतलब 115% में बेचा, ठीक है। कितने में? 115% में। अब देखिए भाई, खुदरा विक्रेता इतने में खरीद के लाया है। अब खुदरा विक्रेता किसको? ग्राहक को बेचेगा, और ग्राहक को बेचेगा वो 25% के लाभ पे। तो जो खुदरा विक्रेता है वो ग्राहक को कितने में बेचेगा? 125% में बेचेगा। तो इतने में बेचेगा, ठीक है, इतने में बेचेगा। और एक्चुअल में बेच कितने में रहा है? 31,900 में। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 31,900 की, ठीक है। सोल्व करेंगे भाई, परसेंटेज को हटाते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं। तो देखो, या तो आप डायरेक्ट ही कर लिया करो, डायरेक्ट ही आप ये वाली स्टेप लिखा करो भाई। इसको 11/10, 115% को मैं क्या लिख सकती हूँ? 23/20। भाई कुछ नहीं, परसेंटेज को नीचे 100 किया है, फिर 5 से काट लिया, इसको भी किससे काट लिया? इसमें जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 125% को 5/4, ये है आपका 31,900, ठीक है। अब देखो, इसमें जब काटेंगे अपन, तो देखो 11 से तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार? ये कट जाएगा 11 दूना 22, और 11×9 = 99, 2900 बार कट जाएगा। लेकिन अब देखो, ये 23 से नहीं कटेगा 2900 आपका, ठीक है। तो यही इसमें थोड़ा सा आपके क्या आई थी, प्रॉब्लम आई थी एग्जाम में। तो देखो, इसको 5 से काटेंगे, 5×4 = 20, और इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो, एक जीरो आ जाएगा, 4×4 = 16। मतलब जो x की वैल्यू आएगी, एक जीरो और आ जाएगा, लास्ट में जीरो तो आएंगे आपके 3, और 16 से आप 29 को इंटू करते हैं तो 16 नाम 144, 14 हासिल, और 16 दूना 32, और 14 कितना हो जाएगा आपका? 46, ठीक है। और इसमें भाग देना है अपन को किसका? 23 का। तो देखिए, अब इसको सोल्व अपन करते हैं। तो देखिए, 23 से यदि आप इसको काटते हैं तो 23 दूना 46 चला गया। अब आपका उतारोगे क्या? 4 4 में जाएगा नहीं, तो आपको जीरो लेना पड़ेगा। फिर 40 में आप 23 का भाग देते हो तो एक बार जाएगा, ठीक है, और एक बार जाएगा। फिर आपका बचता है 17। कितना बचता है? 170 में यदि आप 23 का भाग देते हो, मतलब जो आंसर आएगा वो आपका 20,100, मतलब 100 कुछ आएगा। 20,000 के लगभग आपका आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्स आपका 20,000 के लगभग इसका आंसर आ रहा था। तो ये वाला आपका सही माना गया था, 20,000। वैसे आपका एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिला था, तो ऑप्शन डी को इसमें सही माना गया था, ठीक है भाई। तो ये वाला इसमें थोड़ा सा क्या था, कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को, क्योंकि ऑप्शन को जब देखे तो लगा कि यार पूरा पूरा कटेगा, ये तो सबसे कटेगा, मतलब लास्ट में जीरो जीरो दे रखा है। लेकिन यहाँ पे और ना कहीं पे क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें अप्रोक्स आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें बच्चों को हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 23। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर जाती है, और धारा के अनुकूल 5 घंटे में 85 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? देखिए भाई, आप या तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखिए, अपन धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल है उसको किससे डिनोट करती हूँ मैं? v से। और धारा के अनुकूल जो होती है उसको u से अपन डिनोट करते हैं। या तो इससे कर लो, या देखो, धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है वो क्या होती है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। और नाव की चाल को मैं मानती हूँ x, माइनस धारा की चाल को कर मानते हैं y। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो 176 में यदि 16 का आप भाग देते हो तो आपके पास में आ जाएगा ये 11 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी? धारा की प्रतिकूल चाल आ जाएगी।
ऐसे धारा के अनुकूल चाल निकालते हैं तो x प्लस वाई निकालेंगे तो देखिए 85 में आप 5 का भाग देते हो तो 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। अब अपन को चाहिए नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 17 और 11 को जोड़ोगे तो 28, और 28 में यदि 2 का भाग आप लगाते हो तो 14 किलोमीटर पर घंटा आपकी क्या आती है, नाव की चाल आती है। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। देखिए क्या है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले ये वाला कोष्टक सोल्व होगा, मतलब 5 में से माइनस होगा 7 तो माइनस का 2, और माइनस के 2 को इंटू करो आपके से 9 से, तो 9 दूना 18, माइनस का 18 आ रहा है, प्लस का 21 और माइनस का 18 कितना बच जाएगा भाई आपका 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस का 3, और आपको क्या करो 81 में आपको 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग दोगे तो 27 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, उसका व्यय 560 है, तो उसकी आय कितनी है। भाई आय अपने आप में 100% होती है, 100 में से 30% उसने बचा लिया, इसका मतलब 70% उसने खर्च कर दिया। खर्च एक्चुअल में किया कितना है उसने 560, और परसेंट में कितना खर्च किया है 70%, तो 560 आपकी 70% की वैल्यू। आय आपको पता करनी है, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, करेंगे सोल्व। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 7 से 7 8 56, 80 बार कट जाएगा, तो 800 क्या हो जाएगी उसकी आय आ जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 800 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। दो नल एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई मैं इस क्वेश्चन को ओरल कर सकती हूँ। भाई आपको पता है ये जितना भरेगा उतना ये क्या कर देगा, खाली कर देगा, तो इन दोनों पाइपों से तो कोई मतलब नहीं है, ये जितना भर रहा है उतना ही खाली कर रहा है। आपको देखना है कि ये जो पाइप है दूसरा वाला नल है वो 57 घंटे में भर सकता है। मैं टोटल यदि मान लूँ कि टंकी की क्षमता आपकी 57 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 57 का 1/3 कितना हो जाता है भाई, 57 का 1/3 27 तो नहीं, 28 दूना 56 और 29 दूना 58, मतलब 57 में भाग नहीं जाता क्या किसी का, जाता है ना, 19 से 57 होता है। ठीक है, 1/3 मतलब 57 का 1/3 19 भाग, मतलब जो पाइप दूसरा वाला पाइप यदि 57 घंटे में भर रहा है उसको, और मैंने 57 ही आपका ये माना है कि माना टंकी की क्षमता 57 है, मतलब 1 घंटे में 1 भाग, तो 18 घंटे में 18 भाग को भरेगा। भाई 18 भाग भरना है तो 18 घंटे ले लेगा वो 19 से 57 19 है ना, तो 19 भाग को भरने में 19 घंटे लेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप ओरल भी कर सकते हैं, वैसे यदि करना चाहे तो देखिए ये दोनों नल है जो भरने वाले हैं, ए और बी नाम देती हूँ। ये 3 घंटे में भर सकता है जबकि ये 57 घंटे में खाली कर सकता है, और एक तीसरा नल है सी, ये 3 घंटे में क्या कर सकता है, इसको खाली कर सकता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, क्या करेंगे टंकी की क्षमता पता करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 57 ही आ जाएगा। ठीक है, अब पाइप ए बी और सी की कैपेसिटी पता करो भाई, 57 में पहले भाग देंगे 3 का तो 19 आएगा। ठीक है, 19 आपका आ जाएगा पाइप ए की कैपेसिटी, पाइप बी की कैपेसिटी आपकी आएगी 1, और पाइप सी की कैपेसिटी आएगी आपकी 19, लेकिन माइनस में भाई आपका क्या आएगा कि ए जो है वो पूरी मतलब 1 घंटे में 19 भाग भर सकता है, बी 1 घंटे में 1 भाग भर सकता है, जबकि पाइप सी है वो 1 घंटे में 19 भाग को खाली कर सकता है। ठीक है, आपको बोला है इसका 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों नल खुले हो, तो 57 का सबसे पहले तो 1/3 जब निकालते हैं तो वो आता है 19, आपको बताना है 19 भाग भरने में कितना समय लगेगा। भाई 1 घंटे में ये दोनों मिलके 20 भाग को भरेंगे, लेकिन साथ में ये 19 भाग को खाली भी कर देगा, मतलब 1 घंटे में 1 भाग भरा जा रहा है, आपको भरना 19 भाग, तो कितना समय लग जाएगा 19 भाग को भरने में, 19 घंटे। 1 भाग को भरने में 1 घंटा, तो 19 भाग को भरने में 19 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 27।
वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 48 और 86 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 7 बचता है, ज्ञात कीजिए। भाई इसने बोला है आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि आप 48 को विभाजित करो तो 9 शेषफल बचे, और इसको 46 को विभाजित करो तो 7 शेषफल बचे। तो भाई देखिए, यदि मैं 48 में से 9 माइनस कर दूं तो मतलब उस संख्या से ये वाली संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए 48 में से यदि 9 आपका जाता है तो आता है आपका 39। ठीक है, ऐसे ही यदि 46 में से मैं 7 जो बच रहा है शेषफल वो यदि माइनस कर दो तो वो संख्या आ जाएगी, मतलब उस संख्या से वो पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए 46 में से यदि आप 7 माइनस करते हैं तो वो आता है 39। तो भाई आपको बताना है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए तो वो तो 39 हो जाएगी, दोनों का एचसीएफ आपका 39 से आ जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अमित ने समान धन राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया था। दोनों धन राशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धन राशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। अंत में उसे प्राप्त दोनों ब्याजों में अंतर 44 रुपए का अंतर था। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? भाई इसने बोला है कि समान धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे और साधारण ब्याज दोनों पे लगाया है, समान समय समान दर से, लेकिन आपका क्या है उन दोनों ब्याजों में अंतर आया कितने का? 44 का। भाई क्यों आता है? क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई इसका जो धनराशि है वो। तो देखिए अपन को सीधा सीधा पता है कि 2 साल का CI और SI के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है भाई? CI माइनस SI, मतलब ब्याजों का अंतर क्या होता है? बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 2। ठीक है, ये क्या होता है? 2 साल का CI और SI के अंतर का फॉर्मूला होता है। इससे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। ठीक है, करो देखो, CI और SI का अंतर दे रखा है 44, मूलधन अपन को पता करना है, R आपको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 ही लिख लो, और नीचे 100 इंटू 100 लिख दो। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं 100 का तो 100 इंटू 100। अब काटो, देखो भाई इसको काटेंगे अपन 4 से 25 बार और 4 से 25 बार। ठीक है, ये आ जाएगा 625। 625 को पहले 4 से इंटू करो भाई, 1250, 2500 आ जाएगा क्या? और 2500 को यदि मैं किससे इंटू करती हूँ? 11 से इंटू करती हूँ, तो जो पी की वैल्यू आएगी वो मेरे पास में आएगी 27,500। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,500। भाई ऐसे कैलकुलेशन को तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625, और मेरे को पता है 625 का 2 गुना आपका 1250 और उसका भी 2 गुना करना है तो 2500 आ जाएगा। और 2500 को यदि मैं 11 से इंटू करती हूँ तो 25 को मेरे को 11 से इंटू करना है। कर सकते हो ऐसे कैलकुलेशन को आप दिमाग में। ठीक है, तो 27,500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 29। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। भाई बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 2 है तो इसका आधा क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से अपन R और H की क्या कर सकते हैं भाई? ऊंचाई आपको दी है तो R फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। H आपको दिया है 12, R आपको फाइंड आउट करना है, तो ये R प्लस 12 इक्वल टू 1/2। तो R प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से आपका 12 जाता है तो R भी आपका कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको पूछा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा भाई? त्रिज्या का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 24 आपका व्यास आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई मैंने आपको बताया है यदि ये घंटे में है तो यहाँ पे भी आपका घंटे ही होना चाहिए था, इकाई आपकी सेम होनी चाहिए, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अपन को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये तो आपका 39 है,
इनका अनुपात निकाला। 17 दिन को यदि मैं घंटे में चेंज करूँ तो मेरे को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में अनुपात इनका आ जाएगा। भाई देखिए किससे कटेगा ये, 3 से, 3 अट्ठे 24 और ये 13, तो कितना आ जाएगा 13 अनुपात 17 8 136, 136 आ जाएगा। ठीक है, 13 अनुपात 136 क्या आ जाएगा, 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, और इसके साथ में ही मैंने आपको जो आपकी आपकी 28वीं शिफ्ट थी या 17 तारीख की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। और भी जितनी भी आपकी बची हैं बहुत जल्द आपको करवा दूंगी। और आपके एग्जाम लग भी रहे हैं भाई, देखो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं तो अच्छे से आपको आपको देखो प्रीवियस ईयर भी आप रेलवे में अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, और आप ग्रेजुएट लेवल के आप यदि इन 47 शिफ्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो रेलवे की कोई भी एग्जाम हो आपकी प्रिपरेशन मैथ की तो सबसे अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।